हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ स्पेशल बीपीएससी मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी कॉपियां कुछ लाइव चेक किया करूंगा ताकि जिन लोगों की कॉपी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं उनको भी आइडिया लग जाए कि क्या और सुधार किया जा सकता था। ऑलरेडी मैं रोज 20 से 25 कॉपियां चेक कर लेता हूं, लेकिन आप लोगों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। 250 के आसपास आप हो जाओगे एक दो दिन में, तो इतनी कॉपियां चेक करना तो मेरे लिए भी असंभव ही है। इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। हर दिन मैं रैंडम कोई भी रैंडम एक दो कॉपियां उठाऊंगा, उनको चेक करूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। आज मनीषा राज की कॉपी है ये, और क्वेश्चन था भारत के संविधान को अर्ध संघीय क्यों कहा जाता है, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड एज क्वाजी फेडरल, और उसी पे इन्होंने ये उत्तर लिखा है। तो ये उत्तर सबके लगभग समान ही है, इनका भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मोटी मोटी चीजें। ठीक है, तो इन्होंने भारत के संविधान को केसी वेयर की जो वर्ड्स हैं उनको लिखा है। ऑलमोस्ट ने यही लिखा है इंट्रो पार्ट में। मैं एक चीज बता दूं आपको, जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो पहले देख लें। मैंने ये आपको बताया था जब क्वेश्चन की लिखने की शुरुआत कैसे करें उस वीडियो में भी, कि अर्ध संघीय क्यों, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा था। अगर आप इसको दिमाग में लिख रख के आंसर लिखते तो जो कमियां आपने करी हैं वो शायद आप नहीं करते। किसी ने तुलना लिख दी है, किसी ने लक्षण लिख दिए हैं, यानी किसी ने बता दिया है कि व्हाट इज यूनिटरी सिस्टम, व्हाट इज फेडरल सिस्टम, और बस खत्म। तो भाई ये देख लो, वो पूछ रहा था व्हाई इट इज कॉल्ड एज क्वासी फेडरल, तो आपको बताना था, वाई का रीजन देना था, वाई का आंसर करना था, क्यों का आंसर करना था। इसीलिए हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। फिर मैंने बता दिया आपको, एक इंट्रोडक्शन होता है जिसमें क्या से संबंधित क्वेश्चन होता है, फिर एक मेन बॉडी पार्ट होता है, इसमें सकारात्मक नकारात्मक लिख सकते हो, कहीं डिमांड है तो महत्व भी लिख सकते हो, फिर कंक्लूजन होता है जिसमें आप निष्कर्ष देते हो और वे फॉरवर्ड देते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसी एक पैटर्न पे क्यों का आंसर हम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो भारत के संविधान को केसी वेयर द्वारा अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इन्होंने कहा भारतीय संविधान में सरकार के एकात्मक और संघीय दोनों रूपों की विशेषताएं हैं। एकात्मक यानी यूनिटरी, और संघीय यानी फेडरल, दोनों की विशेषताएं हैं, इसलिए इसको जो है क्वाजी फेडरल कहा जाता है। ये बात ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये ना भारी रूप से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचेंगे। हिंदी मीडियम में ज़्यादा ऐसी समस्या देखने मिलती है कि एक्स्ट्रा शब्दों का इस्तेमाल होता है अखबारी भाषा का, वो कृपया ना करें। अखबारी भाषा खतरनाक साबित हो सकती है। भारी रूप से, रूपक के उपयोग, ठीक है, ये दो वर्ड यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। भारी, एक मिनट माफ करेंगे, हाँ, भारी रूप से और ये रूपक के उपयोग, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि ऐसे शब्द जो हैं आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो एग्जामिनर है वो हिंदी लिटरेचर का जो है टीचर है, वो पॉलिटी का होगा, और पॉलिटी के इंग्लिश वाला टीचर ये सब शब्दों को ना समझ नहीं पाएगा। तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, थोड़े अच्छे जो है चीज़ों को यूज कीजिए। फिर इन्होंने कारण लिखे हैं। कारण में इन्होंने लिखा है हमारे संविधान को संघीय एकात्मक प्रकार के किसी भी सख्त सांचे में, देखिए सख्त सांचे में रखना मुश्किल है, इसमें दोनों की विशेषताएं मौजूद हैं। ठीक है, संघीय होने की सामान्य विशेषताएं इन्होंने बताई, यानी फेडरल सिस्टम की जो बेसिक जो विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो क्या है, तो शक्तियों का विभाजन है, यानी जो पावर्स का सेपरेशन ऑफ पावर है, लिखित संविधान है, ये सब आप इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ रहे होंगे इसका क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है, दोहरी पहचान हेतु नागरिकता नहीं, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल सिंगल सिटीजनशिप है, बिल्कुल बात ठीक है। समन्वयक समन्वयात्मक एजेंसियां हैं, यानी जो एजेंसी काम करती हैं टू मैनेज द थिंग्स, वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बैलेंस एंड चेक एंड बैलेंस वाली चीज को इन्होंने लिखा। फिर लिखा एकात्मक या गैर संघीय होने की विशेषताएं क्या है, यानी एकात्मक या गैर संघीय होने की विशेषता क्या है। इन्होंने पहले बताया कि संघीय होने की विशेषताएं क्या है, फिर बताया एकात्मक या गैर संघीय होने की विशेषताएं क्या है, जो कि एकदम सही पैटर्न है। इसी पैटर्न पे आंसर लिखा जाना चाहिए था। अभी मैं बताऊंगा दूसरे लोगों ने क्या क्या गलतियां की हैं और इन्होंने भी क्या गलतियां की हैं। भारतीय संविधान में संघात्मक से ज्यादा एकात्मक या गैर संघीय होने की विशेषता शामिल है। किससे ज्यादा? एकात्मक से ज्यादा जो है, ये संघात्मक से ज्यादा एकात्मक की विशेषताएं शामिल हैं, इन्होंने ये कहा। यही गैर संघीय होने की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, एकल एक मजबूत केंद्र है, यानी देखो स्ट्रॉन्ग सेंटर है,
एकल संविधान है, यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, एकल नागरिकता है, ठीक है, संविधान का लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकालीन प्रावधान है, अवशिष्ट सब शक्तियां जो होती हैं वो केंद्र में निहित है, यानी संघ में निहित है, जो एक्स्ट्रा जो कोई पावर होती है, ठीक है, उसकी बात हो रही है जब कोई बिल बनाना होता है। अब इन्होंने एकल संविधान के बारे में बताया, फिर उसके बाद इन्होंने व्यक्ति का जो शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर बताया है कि किस तरह तीन शक्तियां जो बटी होती हैं अनुसूचियों में अलग अलग, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, ठीक है। संविधान अत्यधिक कठोर नहीं है बताया है, एकीकृत न्यायपालिका बताई है, एकल नागरिकता बताई है कि राज्यों का जो है अपना कोई जो है नागरिकता नहीं होती, केंद्र की ही होती है। कुछ महत्वपूर्ण वाद इन्होंने लिए हैं, कुछ जो केस हैं उनको इन्होंने जिक्र किया है। एसआर बोमई वाद का नाम लिया है, सतपाल बनाम पंजाब राज्य का नाम लिया है, ये काफी फेमस केस हैं, इस संबंध में इनका इन्होंने जो है जिक्र किया है। फिर इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर के जो है दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हमारा संविधान सम और परिस्थितियों की आवश्यकताओं के अनुसार एकात्मक और संघीय दोनों होगा, यानी समय के अनुसार ये कभी एकात्मक हो जाएगा और कभी संघीय हो जाएगा। तो ये बात इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सही जगह सही बात कोट कर दी है। यही इस आंसर की एक विशेषता है कि इन्होंने चीजों को एक सही क्रम में रखा है, बाकी तो फिर मैं बताऊंगा क्या अच्छा और बदलाव हो सकते थे। फिर इन्होंने लिखा, भारत के संघवाद को केसी वेयर के द्वारा अमेरिका के संघवाद से तुलना कर अर्धसंघीय कहा गया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि भारत का संघवाद अपने आप में ही एक खास विशेषताएं संजोए हुए है। इसकी तुलना किसी अन्य देश के संघवाद से करना कदाचित ठीक नहीं है, क्योंकि भारत की संघ व्यवस्था अमेरिका पर नहीं बल्कि कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारतीय संघवाद को एक अलग प्रकार के संघवाद या स्वयं में अनूठे संघवाद के रूप में देखना ही अधिक उपयुक्त होगा। फेडरलिज्म स्वाई जेनेसिस, ठीक है, ये बहुतों ने देखा है ये शब्द सा, फेडरलिज्म सुई जेनेसिस, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी आते हैं वापस, क्या इसमें देखो हो सकता था। तो इन्होंने बिल्कुल ओपनिंग ठीक की। एक तो वर्ड लिमिट, सबसे जरूरी चीज कि वर्ड लिमिट को क्रॉस कर दिया गया है काफी हद तक, जबकि वर्ड लिमिट सबसे जरूरी चीज है। इफ एग्जामिनर कह रहा है 400 वर्ड में लिखना है तो दैट मीन्स कि 400 ही हो। 400 से 425 हो सकते हैं, 375 हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि आप समय सीमा के बीच में ही रहें। दूसरी बात आती है कि कैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, ये मैंने बता दिया। रूपक के उपयोग भारी रूप से, ऐसे शब्दों से बचेंगे, ठीक है, जरूरी चीज। इस क्वेश्चन में और क्या हो सकता था, एक कारण जो इन्होंने बताए हैं संघीय होने के या सामान्य विशेषताएं, तो जहां इन्होंने लिखा शक्तियों का विभाजन, तो सेपरेशन ऑफ पावर में इनको लिखना चाहिए था किसकी कितनी शक्तियां हैं, वो नीचे देखेंगे। अभी लिखित संविधान अगर इन्होंने कहा तो आइए देखते हैं। इन्होंने यहाँ कहा एकल संविधान, तो इसको एकल संविधान में ठीक है इन्होंने बता दिया संघ और राज्यों का, लेकिन जहां शक्ति का विभाजन था इसको जरूर इन्होंने शक्ति के विभाजन में थोड़ा सा लिखना चाहिए था, जरूरी था, ठीक है। क्या लिखना चाहिए था, राज्य के कितने विषय, संघ के कितने विषय और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। अगर इतना लिख देते तो उससे वो काफी जो है पावरफुल इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे कि चलिए आपके पास डाटा भी है लिखने के लिए, और पॉलिटी का आंसर कर रहे हैं तो कोशिश कर दिए कि भाई आर्टिकल भी डाल दो जाके, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 3 का जिक्र इन्होंने किया है, बहुत अच्छी चीज है ये, यहाँ पे इन्होंने इस चीज को लिखा। बहुत कम लोगों ने आर्टिकल 3 का उल्लेख किया है। इस क्वेश्चन की बहुत डिमांड थी कि आप आर्टिकल 3 का उल्लेख करें, क्योंकि ये ज़्यादा एक ऐसा इम्पैक्ट है जो दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर कितनी है, ठीक है। तो कई राज्यों की जरूरत ही नहीं होती, उनके मौजूदा क्षेत्रों के सीमाओं नामों में परिवर्तन हो जाता है। और इस पे एक क्या चीज हो सकती थी, इसमें एक ये चीज हो सकती थी कि आपातकाल का जो है प्रावधान जरूर लिखना था आपको, ठीक है, आपातकाल का प्रावधान जरूर लिखना था इस आंसर में। तो ऐसी कुछ चीजों को आपने लिखना ही था। अनुच्छेद 368 का उल्लेख किया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो इन्होंने कोशिश की है कि काफी जो है सही रहे आंसर, और इसी बात पे ये आंसर जो है यहाँ पे ठीक हो जाता है। अब दूसरा आंसर देख लेते हैं, ठीक है। भारत के संविधान को अर्धसंघीय क्यों कहा जाता है। भारत विविधताओं से भरा हुआ एक विशाल देश है, जहां अलग अलग
भाषा, बोली, धर्म और संस्कृतियों को मानने वाले लोग निवास करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत को एकता के सूत्र में पिरोए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, आर्टिकल 1 को यहाँ पे लिखा गया। लेकिन संविधान निर्माता संघीय शासन को अपनाते हुए भारतीय संघीय व्यवस्था की दुर्बलताओं को दूर करना चाहते थे और इसी कारण भारत के यूरोपीय शासन में एकात्मक के कुछ लक्षणों को अपना लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय राज्य व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसके कारण केंद्र और राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि परस्पर सहयोगी भूमिका निभाते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं: लिखित संविधान, संविधान सर्वोच्चता, संविधान संशोधन की जटिल प्रक्रिया, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य में पृथक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका। इतिहास साक्षी है कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई तब तब भारत की एकता भंग हो गई है। ये जो है ना, ये शब्द से कृपया बचिए, इतिहास साक्षी है। और भारत जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई, ये ना किताबी अखबारी भाषाएं हैं, आप आंसर में इनका उपयोग ना करें तो ठीक रहेगा, अच्छा नहीं लगता ये पढ़ने में, ठीक है। राज्यों की सीमा, नाम एवं क्षेत्र आदि के परिवर्तन का अधिकार संसद को, बहुत अच्छे से आर्टिकल 3 को लिखा। राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, वेरी गुड। केंद्र को अवशिष्ट शक्तियों अथवा 3 सूचियों के, आर्टिकल 248, 249, 312, ये अखिल भारतीय सेवाओं के आर्टिकल इन्होंने लिखा, बहुत अच्छी बात है, कम लोगों ने ये लिखा है। आपातकालीन शक्तियों में आर्टिकल 352, 360 को लिखा, कितना जबरदस्त बात है। उपरोक्त संघात्मक एकात्मक व्यवस्था के लक्षणों के आधार पर हमारे संविधान की कुछ अनूठी विशेषताएं निकलकर सामने आती हैं, जो ये दर्शाती हैं कि हमारा संविधान अर्ध संघात्मक है, जैसे कि एकल संविधान, शक्ति का विभाजन, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसमें कुछ लिखा जा सकता था, आर्टिकल वगैरह, या फिर जो लिस्ट है उसको लिखा जा सकता था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 3 को इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि राज्यों के कार्यों और अधिकारों को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन और कानून पर आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है, आर्टिकल 368। एकीकृत न्यायपालिका, एकल नागरिकता, उपरोक्त, तो इन्होंने फिर ये बता दिया है और लास्ट में इन्होंने लिखा उपरोक्त उदाहरणों से, ये ऐसे लिखा जाता है, से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान न तो शुद्ध रूप से संघात्मक है, न तो शुद्ध रूप से एकात्मक, बल्कि दोनों का सम्मिश्रण है। केसी वेयर होता है, विलर लिखा है इन्होंने, कि शब्दों में कहें तो भारतीय संघ अर्ध संघात्मक है, ठीक है। तो अच्छा, ये संविधान है कि संघ है, ठीक है, ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को नीचे भी कोट करिए, ठीक है। भारतीय संघ संविधान पूछा है, संघ नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसी छोटी छोटी चीजें की जो है ना, इससे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें आपने क्या क्या देखा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या हो सकता था। इसमें आप लिख सकते थे इमरजेंसी के प्रोविजंस, इसमें आप लिख सकते थे आर्टिकल 1 को, इसमें लिख सकते थे आप आर्टिकल 3 को, इसमें आप लिख सकते थे 352 से 360 को, इसमें आप लिख सकते थे एक दो केस, ठीक है, जो आपको चाहे तो वो सतपाल वाला हो, चाहे तो वो दूसरा बोमईवाद हो। इसमें आप और लिख सकते थे क्या, शक्तियों का विभाजन। ये चीजें बहुत इनमें मस्ट नीडेड थी, ये आपको लिखना था, ठीक है। और फिर इसको बता देना था कि हाँ ठीक है, इसमें अर्ध जो एकात्मक और संघीय दोनों का जो है परिप्रेक्ष्य मिलता है, दोनों का ही इसमें जो है टेस्ट मिलता है, लेकिन अंत में ये अर्ध संघीय की तरफ जो है इसको झुकाव कह सकते हैं। तो इसका तरह निष्कर्ष लिखना होता है, भाषा को मेंटेन करना होता है, लिंकिंग जरूरी है। आप में बहुत सारे लोगों के आंसर में लिंकिंग नहीं थी, कुछ लोगों ने तो सीधे बता दिया कि यूनिटरी का क्या फंक्शन है और इधर फेडरल का क्या है, और उनको ही डिक्टेट कर दिया, कोई लिंकिंग नहीं क्वेश्चन के साथ उनकी। तो ये गड़बड़ है, ऐसे मत करिए, जरूरी चीजों को ही लिखिए। किसी किसी ने लाभ हानि तक लिख दिए हैं, लाभ हानि लिखने की कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, आपने कहीं से उसको चेपा है क्वेश्चन को, ये मैं समझता हूँ। जिसने क्वेश्चन को खुद से लिखा है वो भाषा खुद समझ आती है, ठीक है। इन लोगों ने रेफरेंस जरूर लिया है, लेकिन इन्होंने अपनी भाषा में लिखने की कोशिश की है, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। रेफरेंस तो आप बिल्कुल लेंगे ही कहीं ना कहीं से, बट उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए, अल्टीमेटली इस प्रैक्टिस प्रोग्राम का तभी लाभ हो पाएगा, ठीक है। कल फिर से हम एक आंसर चेक करेंगे, जो आज मैंने दिया है गवर्नर के ऊपर, कल उसका जो है हम ऐसे ही पंचनामा करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बताइए मुझे कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो,
और जो मैंने आपको पहला वीडियो दिया है फॉर्मेटिंग वाला, वो देख लीजिए। अगर आपने फॉर्मेटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो, कि शुरुआत लेखन की कैसे करें, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा। आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं इस मेंस प्रैक्टिस प्रोग्राम से, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और टेलीग्राम को भी लिंक के माध्यम से ज्वाइन कर लो, ताकि आप भी बन पाओ पंचनामा के हकदार। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्रैक नाउ। हैव ए गुड डे। जय हिंद।